सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तिका से पाठ 16 पानी की कहानी। पानी शब्द से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो जीवन है वो जल से है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम सामान्य तौर पर भी देखें तो हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि हमें हर काम में पानी की जरूरत पड़ती है। हम सुबह उठते हैं जब तक रात तक के जो भी हमारे प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो हमारे पानी से ही संभव है। इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि पानी की कहानी कहाँ से शुरू होती है और पानी का विकास और उद्भव कहाँ से हुआ है। हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। अर्थात कि जब लेखक ने पानी की कहानी अब हम पढ़ते हैं कि लेखक ने देखा कि बेर की झाड़ी पर से मोती की सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी, अर्थात लेखक के हाथ पर आ गिरी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि ये क्या थी। उसकी बूंद वो उसकी झाड़ी पर से कलाई पर आ चुकी थी और जैसे ही वो हथेली पर गिरती है तो एक सितारों के तारों की सी झनकार उसको सुनाई देती है, अर्थात छन जो आवाज आती है जब पानी की बूंद जब गिरती है तो उसमें होने वाली ध्वनि का स्वर उनको सुनाई दिया। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए, अर्थात जो एक बूंद उनके हाथ की हथेली पर गिरी थी अब वो दो हो गई और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। होश की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं होश हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं। जल भी मालूम है कि अबहोश और लेखक आपस में दोनों के बातचीत शुरू हो गई है और अपने अपनी बात बता रहे हैं। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। के मतलब मैं बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और यहाँ वहाँ भटक रही थी और एक दिन ऐसे भटकते भटकते मैं पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वो जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, अर्थात कि जो जड़ों से छोटी छोटी जो रोएं निकलती है वो भी उसके अंदर थी। कि मैं ऊपर ही इतना बड़ा नहीं दिखता, मैं अंदर से भी इतना ही बड़ा हूँ। मैं अंदर भी जमीन के अंदर इतना ही फैला हुआ हूँ। वे बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, अर्थात उसके अंदर गुस्सा भी था और घृणा, घृणा यानी नफरत।
तो गुस्सा और नफरत से अब उसका शरीर कांप रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं, अर्थात अपने प्राणों को न्योछावर किया है। मैं बड़े ध्यान से कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। अर्थात कि मैं जब जमीन में इधर से उधर घूम रही थी तो एकाएक मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा बुरा नसीब मुझे एक रोए से छूना पड़ गया। तो मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न करने लगी और मैंने काफी दूर भागने का प्रयत्न भी किया, मतलब कि उससे दूर हटने का प्रयत्न अर्थात कोशिश भी की, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते और वो मुझे अपनी ओर खींचते ही चले गए और मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मैं एक कोठरी यानी कि बंद जगह जहां पर प्रकाश नहीं जाता हो और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, अर्थात के मुझे आगे खिसकाया जा रहा था, क्योंकि प्रतिदिन वो रोए अपनी ओर असंख्य जलकणों को खींचते हैं। तो अब मुझे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था ताकि और मेरे जो भाई हैं वो भी उसकी ओर आ सकें। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़ ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली थी कि आगे भी खींचा जा रहा था और पीछे से दबाव भी बनाया जा रहा था। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत अर्थात कि मैं यह हादसा मतलब कि ये बुरी स्थिति में वहां पर भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर अर्थात के नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे छिद्रों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ी और वहीं पर ही रह गई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। अर्थात लेखक ने कहा कि जब तक तुम मेरी हथेली पर हो तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। अर्थात जब सूर्य उदय हो जाता है तो जल की ये बूंदें हैं जो भाप बनकर के आकाश में उड़ जाती है। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। विचित्र घटनाएं मतलब कि अजीबोगरीब घटनाएं। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए, मतलब बहुत दिनों की बात है। मेरे पुरखे यानी जो पूर्वज होते हैं, जो अपने दादा दादी नाना नानी वाले जो उनसे भी आगे वाली जो पीढ़ी होती है हम उनको बोलते हैं पूर्वज। हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन और ओसजन होती है हमारी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी लपटों के रूप में मतलब कि आग के रूप में। सूर्यमंडल
अपने निश्चित मार्ग पर जब चक्कर काट रहा था, वे ये दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। उनके ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? है। उनके वंशज अपनी ब्याहवह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ रहा था। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी कि चमकने लगी, अर्थात उनकी आंखों में एकदम से रोशनी दिखाई देने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी कि छाऊ संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, अर्थात कि जो हमारी पृथ्वी थी उसकी कहानी एक आग के गोले के रूप में शुरू हुई थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मुझे याद है कि अरबों वर्षों पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं इन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे, अर्थात के मेरे आसपास जो मेरे और भी भाई बहन थे, अर्थात कि जो मेरे साथी थे, वो सब अत्यधिक ठंडे होने के कारण में परिवर्तित हो गए थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी, सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे, अर्थात के जब सूरज की किरणें निकलती तो उनसे पिघल करके इधर से उधर भागने कूदने के लिए भी एकदम तैयार रहते थे कि जब वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो इधर से उधर गुड़कते रहेंगे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में से 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीने वाले से वार्तालाप यानी बातचीत करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली, अर्थात के मेरी उसके प्रति स्नेह भाव बढ़ता हुआ चला गया। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब हम
दुख सहन करने का साहस हम में न था। अब हम किसी प्रकार का दुख सहन नहीं कर सकते। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। अब आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।